नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, 16 दिसंबर 1971 के साने मशरिक़ी पाकिस्तान के अगले दिन 17 दिसंबर को अमेरिका के सदर के ओवल ऑफिस के अंदर एक 7 बजे इजलास मुनक़्क़द हुआ। वैसे तो रोज़ाना 7 बजे इजलास मुनक़्क़द होता है, लेकिन ये उस दिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। रिचर्ड निक्सन वहाँ पर सदर थे और वहाँ पर उस इजलास में पेंटागन के चीफ, CIA के चीफ और वज़ारत ख़ारजा के सरबराह यानी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जिसके कहते हैं वो शामिल थे। मगरबी पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला कर दिया था और इंडिया का ये नारा था कि फिनिश पाकिस्तान, के पाकिस्तान को अब ख़त्म कर दिया जाए। उस वक़्त ये बात अमेरिका के लिए एक तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई और उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान जो है इसने पाकिस्तान के ऊपर अपनी सरहदों की तरफ अपने कदम बढ़ाए और वो अफ़गानिस्तान तक जा पहुंचा तो फिर इस पूरे ख़ित्ते से अमेरिका जो है उसको खुदा हाफिज़ कह देना चाहिए। फिर रूस चूँकि उस वक़्त मुत्तहिदा था, फिर यूक्रेन और उसके साथ बाल्टिक के सी के साथ साथ तक हमारे लिए कोई जाए पनाह मौजूद नहीं होगी। ईरान के बारे में उनका था, लेकिन ईरान को वो उस तरह नहीं समझते थे क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मस यानी इंटरनेशनल चोक पॉइंट के अंदर था और उसकी कोई बंदरगाह ऐसी नहीं थी जो कि खुले समुद्र के अंदर मौजूद हो। अगरचे कि शाह ईरान उस वक़्त अमेरिका का बहुत बड़ा थानेदार यहाँ पर मौजूद था। फैसला किया गया कि मगरबी पाकिस्तान को बचाना है। निक्सन अपने मेमोयर्स में लिखता है कि हमने सफ़ीर को बुलाया भारतीय को और कहा कि इंदिरा गांधी को ये मैसेज दे दिया जाए कि सीज़ फायर कर दें। लेकिन अगले दिन जब मीटिंग हुई 24 घंटे गुजर चुके थे, सीज़ फायर नहीं हुआ। अमरीकियों ने करीब करीब जितने भी अपने अड्डे थे, जिनमें से बैरूत और तुर्की के अड्डे शामिल थे, वहाँ से जहाज़ों पर सामान लोड किया, असला लोड किया और उसकी तस्वीरें जो थीं वो अमेरिका में मौजूद भारतीय सफ़ीर को दे दी गई और कहा गया कि अगर आपने सीज़ फायर ना किया तो ये तमाम सामान जो है वहाँ पहुँच जाएगा और नताइज के आप ज़िम्मेदार होंगे। और उसके कुछ ही घंटों के अंदर अंदर मशरिक़ी पाकिस्तान के सानहे के बाद मगरबी पाकिस्तान के महाज पर सीज़ फायर हो गया। अमूमन ये कहा जाता है कि ये अचानक हुआ या इंडिया का मकसद यही था, लेकिन बुनियादी तौर पर अमेरिका इस खित्ते में रहना चाहता था और उसके रहने के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा मौजूं कोई जगह नहीं थी, बल्कि शायद पाकिस्तान ही वाहिद जगह थी। उसके बाद अमेरिकन इन्फ्लुएंस आगे चलता रहा और पाकिस्तान के अंदर मैं उस तारीख को बयान नहीं करना चाहता। यहाँ अमेरिका जो था उसने अपना फ़ैसला करते हुए एक बेहतरीन फ़ैसला किया अपने मफाद के अंदर और चल पड़े। लेकिन तकरीबन इस वाक़े के 7 साल के बाद 18 अप्रैल 1978 को शाह ईरान जो थे उन्होंने मिलिट्री एकेडमी के अंदर तकरीर की और तकरीर के दौरान उसके जहन के पीछे 15 इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स मौजूद थीं और उन्होंने ईरान की सूरत हाल को देखते हुए ये रिपोर्ट की थी कि ईरान हैज़ नॉट येट राइपन टू द लेवल ऑफ रेवोल्यूशन। ईरान में इनकलाब की अभी पुख्ताकारी नहीं हो सकी, इसलिए ठंडे पाँव आप चलते रहें और ठंडा दूध पी के सो जाएं, आप बहुत ताकतवर हैं। शाह ईरान ने 18 अप्रैल 1978 को मिलिट्री एकेडमी में तकरीर करते हुए कहा कि ईरान को मैंने बहुत खुशहाल कर दिया है और ईरान के लोग जो हैं अब उसमें एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास आ चुकी हुई है। वाइट रेवोल्यूशन वो कहता था वो आ गया है और उसके साथ साथ मेरे पास 7 लाख फ़ौज है और स्वैक जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे CIA होती है, जैसे हमारी ISI है, उसने हमारे ईरान के दुश्मनों का, उस वक्त दहशतगर्द का लफ्ज़ नहीं होता था, शरपसंदों का और कम्युनिस्टों का और मौलवियों का कलाकमा कर दिया। लेकिन जब वो ये तकरीर कर रहा था तो ठीक उसी वक्त तेहरान यूनिवर्सिटी से 100 से 150 लड़कों का एक जुलूस निकल रहा था जो शाह के इस किस्म के इक़्तिदार के ख़िलाफ़ था। आपको याद होगा
कि CIA ने रजीम चेंज का एक्सपीरियंस जो शुरू किया था वो सबसे पहले ईरान में किया था, जब 1954 के अंदर मुसद्दक़ की गवर्नमेंट जो है ख़त्म की गई थी। लेकिन उनको पता था कि अवाम चूँकि मुसद्दक़ के साथ हैं और शाह को इतना पसंद नहीं करते, इसलिए 1957 में उन्होंने CIA की तर्ज पर स्वैक की एक अदारा बनाया था कि जो टॉर्चर करता था, प्रेस पे पाबंदी लगाता था, सहाफ़ियों को मारता था, लोगों को गायब करता था। उनके टॉर्चर सेल जो थे पूरे मुल्क के अंदर फैले हुए थे और खौफ और दहशत की अलामत थे। यहाँ तक कि जो भी थोड़ा बहुत शाह के ख़िलाफ़ था, खा वो उलमा में से था और खा वो कम्युनिस्ट था, वो मुल्क छोड़कर भाग गया था। लेकिन सिर्फ 10 माह के अंदर अंदर असेसमेंट का लेवल ये हुआ कि 11 फरवरी 1979, 10 माह भी पूरे नहीं हुए थे कि आयतुल्लाह ख़मैनी का जहाज़ जो है वो तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर उतर रहा था और उसकी कार को लोगों ने कंधे पे उठा लिया था और उससे सिर्फ कुछ अरसा पहले, एक दिन पहले, शाह ईरान आंसुओं से रोता हुआ उस मेहराबाद ही एयरपोर्ट से तेहरान से फरार हो गया था। यहाँ अमेरिकन आज तक सोचते हैं कि हमारी असेसमेंट की गलती कहाँ हुई, क्योंकि 1979 के 11 फरवरी के बाद जो पहला बड़ा अटैक हुआ था वो ये हुआ था कि अमेरिकन एम्बेसी जो मेन उसके अंदर जो शाहराह है जो ऊपर जाती है बादशाही महल की तरफ, वहाँ पर वाक़या है, उस पर कब्ज़ा कर लिया गया था और वो कब्ज़ा जो है कई माह तक जारी रहा था। होस्टेज बना दिए गए थे। अमेरिका ने वहाँ अपना बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो था वो वहाँ पर रखा हुआ था। उस रिकॉर्ड को उन्होंने बाकायदा श्रेडर में डाल के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, लेकिन ईरानियों ने मेहनत करके उन टुकड़ों को दोबारा जोड़ा और फिर उनको छापा था। आपको याद होगा कि उसमें अमेरिकन एजेंट्स के जो पैसे लेते थे उनके नाम थे, जिनमें बेशुमार बाइज़्ज़त पाकिस्तानियों के नाम भी मौजूद थे। लेकिन अमेरिका आज तक समझता है कि हमारी अवाम की असेसमेंट की गलती और खालिसतन फ़ौज पे और स्वैक इंटेलिजेंस एजेंसी पे भरोसा जो है उसने हमें मुस्तकिल तौर पर उस खित्ते से निकाल दिया। और यूँ हुआ ये कि आज तक ईरान उसमें वापस नहीं जा सका। अमेरिका ईरान में वापस नहीं जा सका। जाता है तो और तरीके से छुपा। कोई भी ईरानी जो है उस सारे रेवोल्यूशन के बाद ये जुर्रत नहीं कर पाता कि खुल के अमेरिका का साथ देना शुरू कर दे, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने गुज़श्ता 40 साल से 3 ही नारे लगाए हैं, मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर इसराइल और मर्ग बर ज़िद्द विलायत फ़क़ीह, यानी अमेरिका पर लानत और इसराइल पर लानत और उस शख्स पर भी लानत जो हमारे निज़ाम के ख़िलाफ़ है, विलायत फ़क़ीह के ख़िलाफ़ है। ये नारे उनके जुमे के बाद भी लगते हैं, आज भी लगते हैं और लगते चले आ रहे हैं। शैतान बुज़ुर्ग कहा जाता रहा और शैतान बुज़ुर्ग, और उसकी बुनियाद पर ईरान ने इस पूरे इलाके के अंदर अपनी एक हेजेमनी जो थी वो उसको कायम कर ली। इसके बाद तीसरा बड़ा मामला जो था वो बैरूत के अंदर पेश आया। बैरूत में अमेरिका की सबसे बड़ी एम्बेसी थी और CIA का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर था। बैरूत को उन्होंने 1865 से अपना अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया था, 1865 से भी पहले से, क्योंकि 1865 में तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी वहाँ कायम हुई, मैरोनाइट क्रिश्चियंस, उसके बाद वहाँ की तहजीब और उसको एक ऐसा ब्रोथलाइज किस्म का अदारा इलाका बना दिया था जहाँ लोग सिर्फ अय्याशी करने के लिए आते थे। लेकिन चूँकि वहाँ पर एक शिया पॉपुलेशन मौजूद थी और उसके साथ सुन्नी मिलिशिया भी मौजूद था और साथ इजराइल का मामला भी मौजूद था, तो ईरानी रेवोल्यूशन ने अमेरिका के लिए इतना बड़ा ख़तरा पैदा किया कि 1983 में एक ट्रक अमेरिकन एम्बेसी के साथ जाकर टकराया और उस ट्रक में उसके नतीजे में 11 CIA के एजेंट जो थे वो वहाँ मारे गए और बाकी 36 के करीब लेबनिस्टी वो जो थे वो भी साथ ही उनके साथ जहन्नम वासिल हुए, जो भी जहाँ बाग हो गए। अमेरिका के लिए बहुत बड़ी खौफनाक चीज़ थी, लेकिन चूंकि अमेरिका उस वक्त पाकिस्तान साथ मिल के अफ़गानिस्तान में जंग लड़ रहा था, इसलिए अमेरिका इस पर खामोश रहा। लेकिन अमेरिका ने ये समझ लिया था कि अब पाकिस्तान के अलावा हमारा कोई ठिकाना नहीं है, पाकिस्तान ही हमारे लिए है और हम ही पाकिस्तान के लिए हैं, और यहाँ हम कैसे तैसे जिस तरह भी हो हम पाकिस्तान से कभी नहीं निकलेंगे। इस दौरान 88 की फरवरी में रूस चला गया
और फिर उन्होंने समझा शायद अब में पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रह गई, क्योंकि अब सोवियत यूनियन ही ख़त्म हो गया है, थ्रेट ही ख़त्म हो गया है, तो हम कैसे जो है इस जगह पे रहें। उन्होंने अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के मुख्तलिफ लीडरों की, जैसे कहते हैं कासालेसी से, और उनकी अमरीकी बात के ऊपर अमल करने की वजह से उन्होंने जिनमें तबाह बर्बाद किया था, जिनमें से नवाज शरीफ साहब थे, जिन्होंने वहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होने दी। हिकमत यार और अहमद शाह मसूद और मुजद्ददी की और उनकी रबानी की गवर्नमेंट आ रही थी। मुजद्ददी को अमेरिका के कहने पे बुलाया गया और वहाँ 1988 से लेके 95 तक आग और खून की होली खेली जाती रही। काबुल शहर बर्बाद हो गया, उसकी कोई इमारत ठीक न रही, और अमेरिकी खुश थे कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं। पाकिस्तान भी बेहतर तौर पर अमेरिका से भीख मांगने की तगदाव में मुस्तकिल चला आ रहा था। इसी 88 से लेके आप सोचें कि 1999 तक अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में ऐसे ही थे कि हमें कुछ दे दो तो हम खुश हैं, हमें ना दो तो तब भी खुश हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं। लेकिन 95 के अंदर अमेरिका की ये सारी पॉलिसीज़ जो थी ये बिल्कुल उलट हो गई, और अफ़गानिस्तान के अवाम मुल्ला उमर के साथ जो थे वो मुत्तहिद होने लगे। यहाँ अमेरिका ने एक और गलती की ईरान की तरह, और वो गलती ये थी कि रॉबिन राफेल 2 दफ़ा बल्कि 3 दफ़ा मुल्ला उमर से मिलने के लिए आई। सबसे पहली दफ़ा जब मिलने आई तो चाहती थी कि यूनिकॉल की वो जो गैस पाइपलाइन है तापी की, वो यहाँ से आए और पाकिस्तान के ज़रिए से आगे निकले, ताकि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बनाए। पाकिस्तान भी चाहते थे किसी तौर पर भी। बेनज़ीर की गवर्नमेंट थी, पहले दफ़ा उन्होंने कहा जी ये मुतालबे हैं, आप औरतों को तालीम दें फलां। मुल्ला उमर ने उसको ऊपर निकाल दिया, तुम कौन होते हो। फिर जब उनको पता चला कि मुल्ला उमर जो है वो ब्राज़ील की किसी एक उसके साथ फर्म के साथ उसके साथ डील करने जा रहा है, तो फिर दोबारा जब वो पहुंची तो डील हो चुकी हुई थी और अमेरिका के लिए अब कोई रास्ता नहीं था कि कुछ करे। फिर उसके बाद उन्होंने उस पर सबसे पहले उसामा बिन लादेन पे हमला किया। अब फिर वहाँ पर उन्होंने आके 2001 के 9/11 के बाद उस अफ़गानिस्तान में दोबारा पंजे जमाने की कोशिश की, लेकिन 2013 के आसपास ही उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अब हम यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम यहाँ कोई जंग जीत नहीं सकते। उससे 1 साल पहले हिलरी क्लिंटन ने फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में कहा था कि वेयर वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर नेक्स्ट 10 ईयर्स, अब हम कहाँ हम जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम अब चाइना में और कंटेनमेंट ऑफ चाइना करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर यही सूरत हाल जो है वो पैदा की और समझा कि अब हमारा महाज दूसरा हो जाएगा। लेकिन इस दौरान मेरे पास फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के वो सफ़ात हैं जिसमें उन्होंने वो मशहूर वो शख्स के जिसने नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान लिखी है, और जिस शख्स ने जो बुनियादी रिपोर्ट जो उसकी थी वो थी स्ट्रेटजी ऑन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये जो इसकी रिपोर्ट थी यूएस पाकिस्तान स्ट्रेटजी अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान लिखे थे। उसने मशवरा दिया था, देखो पाकिस्तान तुम्हारी मजबूरी रहेगा, आज भी रहेगा और कल भी रहेगा, इसलिए इसको ना छेड़ना। लेकिन 2021 के आसपास इन्होंने समझा कि जब पाकिस्तान की हमें ज़रूरत नहीं है, भारत हमारे साथ मिल गया है, भारत और चीन की जंग चलाएंगे, तो उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा चीज़ जो थी वो स्टेज कर दी। और उस वक़्त आप सोचें कि रियांसी क्रोकर जैसे बंदे ने आके कहा था कि अब हम वाघा से लेकर सिडनी तक लड़ेंगे, यहाँ नहीं लड़ेंगे। लेकिन भारत की नाकाम सूरत हाल की वजह से, चीन में लद्दाख से शिकस्त खाने की वजह चीन से लद्दाख में शिकस्त खाने की वजह से दोबारा पाकिस्तान अहमियत इख्तियार कर गया। अब पाकिस्तान में पहला तजर्बा ये किया गया कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर इमरान खान को जो है वो कहा जा कि ये हमारे लिए नाकाबिल कबूल है, क्योंकि किसी तौर पर भी वैसा बिहेव नहीं करता जैसा हम चाहते हैं। मतलब यस सर नहीं है, इसके अंदर एक पर्सनल स्टांस है और ये मुकम्मल तौर पर हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए रजीम चेंज का एक्सपेरिमेंट किया गया। लेकिन इस दफ़ा अमरीकियों को अंदाज़ा हुआ कि रजीम चेंज का एक्सपेरिमेंट 1954 के मुसद्दक के एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये रजीम चेंज का एक्सपेरिमेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये रजीम चेंज का एक्सपेरिमेंट बेनज़ीर के उस वक़्त के एक्सपेरिमेंट से मुख्तलिफ है जब बेनज़ीर ने यूनिकॉल वाले मामले के अंदर ज़रा सी चूंचा करने की कोशिश की थी, और उसके बाद अमेरिकन सफ़ीर से उसने कहा था कि पब्लिकली माफ़ी मांगे क्योंकि उसने मेरे मामलात में इंटरफेयर किया है। तो बेनज़ीर का उसके बाद इक़्तिदार नसीब नहीं हुआ था और वो इस दुनिया से चली गई।
1.5 साल के अंदर अमेरिका में एक रियलाइजेशन आई है और अमेरिका समझता है कि पाकिस्तान से हम 3-4 वजूहात की बुनियाद पर यहाँ से निकल नहीं सकते। नंबर 1, पाकिस्तान के अंदर अगर आज हम पाकिस्तान से निकलते हैं तो हम उसके बाद वही सूरत हाल है 71 की कि हम यूक्रेन तक हमारे पास कोई जगह कोई ठिकाना नहीं रहेगा इस पूरे खत्ते के अंदर। ना हम ताजिकिस्तान में हैं, ना उज़्बेकिस्तान में है, ना किर्गिस्तान में है। हमारी गलतियों की वजह से अफ़गानिस्तान में चाइना आ चुका है। ईरान में हम कदम नहीं जमा सकते। जहाँ तक मिडिल ईस्ट का तल्लक है, अमेरिका उसको एक अपना ठिकाना नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का बेसिक मफाद जो है वो इसराइल के साथ है, बाकी सऊदीज़ जो है वो सिक्योरिटी के हिसाब से मुत्तहिद है। इसलिए पाकिस्तान फिर दोबारा उनके लिए अहमियत इख्तियार कर गया है। 1.5 साल के अंदर समझते थे कि पाकिस्तान में हम वो काम कर सकेंगे जो हमने ईरान में किया था, शाह की फ़ौज और उसके साथ स्वैक। 1.5 साल के अंदर वो तमाम तर काम किए गए, लेकिन अब उनको रियलाइजेशन हुई है कि अगर हमने पाकिस्तान की पॉपुलर स्पोर्ट के ख़िलाफ़ किसी को भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की तो ऐन मुमकिन है कि हमारा हशर वही हो कि हमारी एम्बेसी जो दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे बड़ा हमारा ठिकाना है, CIA का सबसे बड़ा बेस जो है वो यहाँ पर है हमारे यहाँ, उसका साइज़ जो है बैरूत के बाद उन्होंने बनाया, वो एम्बेसी कहीं दोबारा अवामी नफ़रत की अलामत न बन जाए। क्योंकि उनको एक बात बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि इमरान खान के इस सारे एपिसोड के अंदर लोग जो हैं वो बराह रास्त जिन कुव्वतों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं उनमें अमेरिका भी शामिल है। यही वजह है कि ताज़ा तरीन जो दौरा था उस दौरान जितने भी तबसरे सामने आए उन्होंने यही कहा है कि इस वक्त अगर हमने किसी तौर पर भी कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो एक रिवोल्ट से, एक पब्लिक किस्म की अपहीवल से एक ऐसी कैफियत पैदा हो सकती है कि जो अमेरिका को दोबारा इस खत्ते से निकाल सकती है, जैसे हमें ईरान से निकलना पड़ा था। यही वजह है कि वापसी के बाद सबसे पहले वो ईगो कि जिसने खतीजा को खान को जो है खतीजा शाह को जेल में डाला था उसको वापस लौटा दिया। यही वजह है कि आपको थोड़ी बहुत रिलीफ नज़र आती है इमरान खान और PTI के मामला के अंदर। यही वजह है कि आपको अंदाज़ा हो रहा है कि अब शायद मामला जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए। उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह यह है कि अमेरिका ने ये समझा था कि जैसे ताकत और क़ुव्वत से पहले हम रजीम चेंज कर सकते हैं और पाकिस्तान में एक ही अदारे के साथ अपने मामला तय करके पाकिस्तान पर काबू पा सकते हैं, उनको अंदाज़ा हो गया है कि ये बहुत मुश्किल है। और उस अदारे को भी ये अंदाज़ा हो गया है कि जिस घोड़े के ऊपर उन्होंने कदम रखे थे, जो समझता था कि जब लाहौर नवाज शरीफ के कदम आएंगे तो खुमैनी की तरह उसका इस्तकबाल होगा, वो घोड़ा जो है वो तो ऐसे निकला कि जैसे उससे कोरोना में लोग भागते थे वैसे उससे भागने शुरू हो गए। यहाँ तक की सूरत हाल है कि जब लाहौर के जलसे में उनको बुला के कहा गया कि हमने इतने हज़ार बंदे तो हमने इकट्ठे किए थे, तुम कितने बंदे लेके आए हो? आज अगर किसी को तुम्हारे पर खुला छोड़ दिया जाए तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, एक हल्के में भी अपना इलेक्शन लड़ सकोगे। इस रेस के अंदर, जिस रेस के अंदर अमेरिका और इस्टेब्लिशमेंट दोनों समझती हैं कि हमने यहाँ पर सरवाइव करना है, उनके लिए कोई और रास्ता बचा ही नहीं कि 8 फरवरी को एक ऐसे इंतखाबात करवा दिए जाएं जो आवाम की उमंगों के तर्जमान हों। अगरचे कि दूध में मेंगनियाँ डालने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन हुकूमत ऐसी बन सकती है कि सबसे पहले वो मेंगनियों को उठा के बाहर फेंके और इस मुल्क पर खालिस हुकूमत आ जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।